इधर देखो, किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया ना? अरे सिंपल, ये पढ़े हो गए, हम बताए थे ना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये जो एक्सीलरेशन होगा, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अलोंग वाई, दिस इज जेड, दिस इज अलोंग टेंजेंट एंड दिस इज अलोंग नॉर्मल, ठीक है। तो लिखो, कहाँ तक लिखे आप लोग? 10 m d2 x d2 is the effective force parallel to the axis of x या x axis, parallel to the x axis. Similarly this, ये लिखो इधर का, इधर m d2 s by d2 t m v square by rho। तुम्हारी वजह से क्लास लेट स्टार्ट करना पड़ा। मतलब जानबूझ के रुके थे कि मान लो छूट जाएगा तो कहाँ समझ में आएगा। हाँ, m d2 s by d2 t एंड m v स्क्वायर बाई रो पहुँचा दिया था, भूला नहीं रिक्शा वाला? ठीक, चलो भाई लिखो, कोई बात नहीं। m d2 s by d2 t, अरे भाई लिखो जल्दी जल्दी, m v स्क्वायर बाई रो are the effective force on the particle, along the tangent and normal respectively, तुम कॉलेज गई थी क्या जी? तुम लोग का वो हो रहा, कुछ हो रहा क्या स्कूल में? along the tangent and normal respectively, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हो गया, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? कहाँ तक लिखी हो तुम? टेंजेंट एंड नॉर्मल रिस्पेक्टिवली। अरे भैया, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल, तुम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं पता, छोटे छोटे डेफिनेशन नहीं पता, कैसे काम चलेगा? हम सोच रहे थे कोई आएगा नहीं, जल्दी जल्दी। हाँ, लेकिन तुम लोग चलो, अरे नहीं, वो तो लिखो। नेक्स्ट, इम्प्रेस्ड फोर्स। कौन सा इम्प्रेस्ड? दूसरा इम्प्रेस्ड मत समझ लेना तुम लोग। इम्प्रेस्ड फोर्स, देखो इम्प्रेस्ड फोर्स होता क्या है जनरली, जब किसी मान लो ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लो ये अभिषेक पाठक जी हैं, तो इन पे मान लो हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाए, इनको धक्का दे, ठीक है। तो ये जो हम फोर्स दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जब किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वही हमारा इम्प्रेस्ड फोर्स कहलाता है। कुछ है नहीं, एक प्रकार का ये एक्सटर्नल फोर्स ही है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाय फोर्स, ठीक है। जैसे ये दीवार है, अभी कॉन्सेप्ट आएगा वर्चुअल वर्क का, पढ़े होगे वर्चुअल वर्क। इस दीवार पे हम लोग बल लगाते हैं तो कहते हैं कि वर्क क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस थोड़ा सा हो जाए तो हमारा कहते हैं कि वर्क कर रहे हैं। क्यों? इस दीवार पे बल लगाओगे, कितना भी बल लगाओगे, दीवार घुसकेगा। मतलब हम लोग को आभास होगा कि हम लोग बल लगा रहे हैं, कुछ वर्क हो रहा है, आभास होता है, लेकिन एक्चुअल में तो दीवार तो अपनी जगह ही है। तो वहाँ वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट आता है, पढ़े होगे वर्चुअल वर्क। अभी ये यूज होगा, इसी के थ्रू एक डेफिनेशन निकालना है। तो ये इम्प्रेस्ड फोर्स समझ में आ गया ना? तो लिखो, द एक्सटर्नल फोर्स लाइक इट्स the external force like its weight, like L-I-K-E, like its weight acting on a body are called the impressed force.
कॉल्ड द इम्प्रेस्ड फोर्स। तुम लोग का बन गया? अब वो क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट फाइल। 2 बार हमको ये मेल 2 बना चुके हैं हम भी, डीजी का और उसका डीजी का कॉम्प्लेक्स नहीं कॉम्प्लेक्स बना लो जल्दी से। देखो तुम लोग तो खुश नसीब हो कि इतना सारा टाइम मिला है, तो अच्छे से पढ़ लो और टॉप कर जाओ अपने अपने क्लास में, ठीक है? क्योंकि इतना सारा टाइम है, पढ़ लिए हैं, टाइम है, सिलेबस भी बहुत पहले कंप्लीट हुआ, अभी कहीं भी किसी भी कोचिंग का नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ सारा करा दिया गया है। सोचो तुम लोग कितना खुश नसीब हो। चलो कहाँ तक लिखे आप लोग? द एक्सटर्नल फोर्स लाइक इट्स वेट्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर कॉल्ड द इम्प्रेस्ड फोर्स। हो गया। सिमिलरली इफ ए बॉडी टू बी टायर्ड, टेस्ट सभी लोग को देने आना है, ठीक है? कोशिश करना तुम भी, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन अच्छा रहेगा, यहाँ हम रहेंगे देखेंगे कैसे लिख रहे हो क्या सर। ऑनलाइन में क्या पता भैया कोई लिख ले, चीट कर ले, कुछ भी है, पेपर में नहीं। कितने ऑनलाइन वाले कहाँ देते हैं टेस्ट? देते ही नहीं है। अब यहाँ जो ऑफलाइन वाले देते हैं उनका हम कॉपी चेक करते हैं, फीडबैक पता चलता है कि कैसे लिख रहे हैं, क्या है सारी चीज़ें, ठीक है? तो कोशिश सभी लोग करना कि टेस्ट देना, क्योंकि जो टेस्ट दोगे ना तीनों, तो उससे तुम लोग के एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन हो जाएगी, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है वो ऐसा सेट ही किया जाएगा कि पेपर भी उसी हिसाब से। इसके वाला पहले वाला भी पेपर ठीक ठाक था, क्यों नहीं ठीक था? सिमिलरली इफ ए बॉडी बी टायर्ड टू ए स्टार्टिंग, TIED, tied to a starting, then tension in the string, tension in the string मतलब समझ रहे हो ना, is an impressed force। टाइट करते हैं भाई, सिंपल। इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? देखो इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है जनरली, जैसे बहुत सब देखे होंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन फोर्स MF इक्वल टू P। MF क्या इफेक्टिव फोर्स है, P क्या है, P कंपोनेंट है, फोर्सेस के कंपोनेंट है। स्टैटिस्टिक पढ़े होंगे, मैम पढ़ाई होंगी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट फोर्स जो होता है, एक्स कैपिटल एक्स से, वाई के वाई और जेड के जेड। तो ये जो P है ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर इसको लिखा जाए तो MF इक्वल टू क्या होगा, एक्स, दिस इज वाई। तो यही हमारे सारे जो ये एक्सप्रेशन है, जो P जो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, अगर इनको ऐसे ब्रेक किया जाए तो ये जो एक्सप्रेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? तो लिखो, समझ में आ गया कि नहीं? कुछ है? कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है नहीं। चलो अच्छा कौन सा? अच्छा हाँ, LPP या किसका, OR का इम्पोर्टेंट बता दिया गया है। तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उतना पढ़ के जाना है, ठीक है? इसका भी हम गेस बनाएंगे, मतलब मैकेनिक्स का भी बना देंगे और कॉम्प्लेक्स का भी, ठीक है? तो जितना बनाया जाएगा वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पहले बता देना। ऐसा नहीं कि खाली वही पढ़ के चले जाए, क्या पता नहीं है उसके बाद में आके गरियाना सर लो ऐसा नहीं है, मतलब मिनिमम पढ़ के जाना, पूरा तैयारी के साथ जाना, ठीक है? क्योंकि देखो कभी कभी एग्जामिनर भी बेमोड़ी होते हैं जो पेपर सेट करते हैं, क्या पता कर दे, ठीक है? लेकिन अपना पूरा तैयारी के साथ जाना तुम लोग। तो ज़्यादा गेस उसके चक्कर में मत रहना, जो पढ़ाया गया वो पढ़ो, तैयारी करो, बाकी जो हम लोग हमसे जो बनेगा हम देंगे, ठीक है? कहाँ तक लिखे आप लोग? MF इक्वल टू P लिखो, MF इक्वल टू P, हाँ लिखो, MF इक्वल टू P, where F is the acceleration, where F is the acceleration, where F is the acceleration,
हो गया। प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ पी, प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ पी इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन, इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन, is called the equation of motion. Similarly, if x, y, z, ये कैपिटल लिखना, x, y, similarly if capital X, capital Y, capital Z be the algebraic sum of the component, be the algebraic sum of the component, be the algebraic sum of the component of the force, of the force acting on the body, acting on the body parallel to the axis, parallel to the axis, then ऐसे लिखना, then this is m d2x by d2t equal to x, this is m d2y by d2t, this is y and this is m, लिख लो ये, this is z, कैपिटल Z, ठीक है। आर द, अच्छा लिखो पहले, आर द करस्पॉन्डिंग, are the corresponding equation of motion in the direction of the axis, are the corresponding equation, लिखो, लिख लिए, are the corresponding equation of motion in the direction of the axis, in the direction of the axis. Next and important, D'Alembert principle. क्या होता है मैथ वाला D'Alembert प्रिंसिपल? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, नहीं पढ़े हो, भूल गए, यही तो होता है ना D'Alembert, डिमायर, सॉरी D'Alembert, वो सॉरी डिमायर होता है वो, डिमायर्स, हाँ याद आ गया, D'Alembert प्रिंसिपल दिख रहा है जी? नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है। तुम लोग की बात नहीं कर रहे हैं, तुम लोग को चाहे दिखे चाहे न दिखे, ठीक है। D'Alembert प्रिंसिपल, D'Alembert प्रिंसिपल पढ़ाने से पहले हम एक वर्ड बता रहे हैं, जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है एक्चुअली, क्या होता है इक्विलिब्रियम? देखो, जैसे मान लो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इधर से ये, इधर से हम धक्का दे रहे हैं, मान लो F1 फोर्स से 5 न्यूटन, कोई दिक्कत, और इधर से मान लो कोई और दूसरा व्यक्ति है F2 फोर्स दे रहा 5 न्यूटन, इधर से ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, उधर से वो 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, और हम लोग जानते हैं क्या, अरे पढ़े हो तुम लोग, थर्ड लॉ न्यूटन का, क्या होता है, हाँ, तो यहाँ से जो नेट फोर्स होगा, क्योंकि 5 न्यूटन का इधर से लगा रहा है, 5 न्यूटन का इधर, तो जो नेट टोटल फोर्स होगा, नो नेट फोर्स होगा, दिस इज F1 माइनस F2, तो क्या होगा 5 माइनस 5। तो इस बॉडी पे हम लोग
मतलब क्या, नेट फोर्स क्या आ गया 0 या अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्स क्या आ गया 0। तो ये पार्टिकल जो हुआ वो कैसे रहा है, इक्विलिब्रियम में। और कहाँ, इधर से 5 इधर से 5 अपनी जगह पे तो रहेगा। जैसे ये 6 बढ़ाएगा तब थोड़ा सा उस साइड होगा, लेकिन दोनों तरह से। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इसका मतलब क्या कि उस पर जो नेट फोर्स निकालेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्स वो क्या होगा 0। बस इतना समझना है। तो डी एलम्बर्ट समझ में आ गया आप लोग को समझ में नहीं आया? समझ में आया? दीपांजलि नाम है कि गीतांजलि? चलो नाम दे आज। चलो लिखो, स्टेटमेंट लिखो, मैं प्रूव कराता हूं इसका। द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स at each point of the system, जल्दी लिखो, the reversed effective force at each, the reversed effective force at each point of the system and the impressed मतलब क्या, हाँ ब्रैकेट में लिख लेना एक्सटर्नल फोर्स। क्या बात है भावना, आज क्या खा के आई हो? हाँ, सिस्टम एंड इम्प्रेस्ड ब्रैकेट में एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। देखो ये कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस पे जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स होगा और इम्प्रेस्ड फोर्स होगा, इम्प्रेस्ड फोर्स दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, लगाया जाए तो उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, हमको यही दिखाना है, ठीक है। हाँ हाँ, लिखे नहीं हो तुम अभी? एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, आपका होगा आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो लिखो जल्दी समझा देते हैं। देखो सपोज दैट, हाँ प्रूफ में, सपोज दैट कह तो रहे हैं, वो फिगर समझ में आ गया तो अपने आप डी एलम्बर्ट समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाला जो बताए थे, सपोज दैट कैपिटल F इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, दैट मीन्स इम्प्रेस्ड फोर्स, ठीक है। सपोज दैट कैपिटल F इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स and R is the resultant of internal force, हाँ कैपिटल R। देखो यहाँ जो कैपिटल F है, इधर देखो कैपिटल F जो है वो कैसा फोर्स है, एक्शन नहीं, कैपिटल F क्या है एक्सटर्नल फोर्स या इम्प्रेस्ड फोर्स, और आर क्या है इंटरनल फोर्स। फोर्स भी दो तरह ना, बाह्य बल और आंतरिक बल, नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्शन का नाम सुने हो? नहीं सुना? अरे म्यूचुअल एक्शन, चलो लिखो। हम मानकर चल रहे हैं यहाँ कि कैपिटल F क्या है एक्सटर्नल फोर्स या इम्प्रेस्ड फोर्स है, और कैपिटल R क्या है इंटरनल फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्स है, मतलब बहुत सारे इंटरनल फोर्स होंगे, उनका रिजल्टेंट ले लिया गया है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना दैट इज म्यूचुअल एक्शन, दैट इज म्यूचुअल एक्शन, फिर लिखना दैट इज एक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑन इट, that is action of the body, that is action of the body, rest of the body
ऑन इट। हो गया? अब देखना ध्यान से। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करो। तब क्या हो, दोनों ब्रैकेट में ही था। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। एंड लेट स्मॉल एफ बी द एक्सेलरेशन, लिखो, एंड लेट एफ बी द एक्सेलरेशन ऑन ए पार्टिकल, एंड एफ बी द एक्सेलरेशन ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, then by इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, P बराबर mf बराबर v है। तो इसको mf बराबर क्या लिख सकते हैं, f प्लस, देखो mf क्या इफेक्टिव फोर्स है, और यहाँ f क्या है, एक्सटर्नल फोर्स या इम्प्रेस्ड फोर्स, और r क्या इंटरनल फोर्स। अरे तो देखा जाए तो ये जो P होता है वो क्या होता है, कंपोनेंट फोर्स ना, क्योंकि यहाँ जो mf है वो इफेक्टिव फोर्स, तो ये क्या होगा, टोटल इंटरनल फोर्स प्लस टोटल एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ से हम लोग देखा जाए तो ये किसके इक्वल होगा, r, दिस इज f प्लस r माइनस mf इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल क्या होगा, नेट फोर्स यहाँ देखा जाए f प्लस r माइनस mf क्या हो गया, 0। तो बॉडी कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो लिखो वहीं से दैट, और लिखो यहाँ तक हो गया, लिखो जल्दी से, वहाँ तक लिखो, फिर नीचे छाप लो, देन mf इक्वल टू p r। हो गया, तैयार हुआ तुम्हारा दोनों लोग का। तू जलन नहीं कर रही है, इस बार टेस्ट में देखना, उसको बताना मत ज़्यादा, नहीं तो फिर से टॉप कर ले जाएंगे। तुम अपना चोरी छिपे पढ़ना। हाँ, तीन टेस्ट है तीनों। काजल सोच रही होगी इस बार हमको टॉप करना है। टेस्ट ही नहीं दोगे तुम? क्यों? अच्छा हाँ, रूम चेंज होने से बहुत डिस्टरबेंस होती है, हम भी जानते हैं। लेकिन अभी कहाँ हो रहा है, अभी तो बहुत समय है। तो हो गया कि नहीं यार? बहुत ज़्यादा काम कर रही है सर, बहुत ज़्यादा। तुम किस लिए हो, तुम भी थोड़ा हेल्प बता दिया करो कि चलो कहाँ तक लिखे, नीचे लिखो दैट इज, अभी पीटेंगे वहीं तक, दैट इज f, r एंड mf। स्मॉल f की कैपिटल है, कहाँ लिखा है, कैपिटल F है, स्मॉल f है। दैट इज कैपिटल F, r एंड mf। जब mf में स्मॉल f रहेगा, mf और इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मान लो, देखो मान लो बहुत सारे, ये तो इन जनरली एक फोर्सेस की बात हो गई। अब मान लो एक बॉडी है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, समेशन लेंगे। समेशन क्या बताएगा, पढ़े होगे आप लोग स्टैटिस्टिक्स में कि मान लो एक डायरेक्शन में बहुत ऐसे, जो मान लो x1, x2, x3 सब फोर्सेस लग रहे हैं, तो उनका अलजेब्राइक सम ले लेते हैं, वो क्या लेते हैं, समेशन। तो वो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होता है। अब मान लो इसी बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे इंटरनल फोर्स, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स, तो हम सबका क्या कर लेंगे, समेशन। ठीक है, तो लिखो, सिमिलरली वी कैन आर्ग्यू फॉर डिफरेंट, we can argue for different particle of rigid body, different particle of the rigid body, hence for the rigid body we have
Hence for the rigid body we have, ऐसे लिख लेना, summation this is and summation f plus summation r minus summation mf equal to 0। देखो अब इंटरनल फोर्स है बॉडी का। इनफैक्ट ऐसे देखो फोर्सेस की बात ना करके, जैसे एक मान लो एटम है या कोई भी बॉडी है, तो जो एटम्स होते हैं, केमिस्ट्री में थोड़ा चले जा रहे हैं तुम लोग को, इसी बहाने थोड़ा केमिस्ट्री भी बता देंगे। जो एटम्स होते हैं उनमें जनरली देखते हैं कि जो मिड सेंटर में होता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, अंदर प्रोटॉन, और उसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, बस इतना जानो। ठीक है, अब मान लो सपोज कर लो कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, उसमें इंटरनल फोर्स, मान लो उस पर बहुत सारे इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, तो म्यूचुअल एक्शन के कारण क्या होगा, जो टोटल नेट फोर्स होगा, टोटल इंटरनल फोर्स होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। म्यूचुअल एक्शन यही तो बताएगा। एवरी बॉडी है बोले इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अभी यही तो पढ़ाया गया। न्यूटन फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, कोई भी एक्शन करे उसके, मान लो अगर कोई फोर्स है 5 न्यूटन का लग रहा है, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग -5 न्यूटन का फोर्स लगेगा इक्वल। ठीक है, म्यूचुअल, यही म्यूचुअल एक्शन का केस होता है ना। तो अंडर म्यूचुअल एक्शन के कारण ये जो टोटल इंटरनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखो सिमिलरली यहाँ तक तो हो गया, बट इंटरनल फोर्स, बट द इंटरनल फोर्स every action has equal and opposite। देखना ध्यान से, कोई भी एक्शन हो, जैसे तुम किसी के गाल पे मार रहे हो झापड़, तो तुम्हारे जैसे गाल पे मारोगे ना, तो उसके गाल के थ्रू भी एक रिएक्शन होगा, नहीं होगा, लेकिन नहीं होता है एक्चुअली में। गाल वाले पे ज़्यादा चोट लगती है, क्यों, इक्वल तो मतलब भले नहीं लगता लेकिन फील होता है। जैसे मान लो अभी किसी के गाल पे मारो, खींच के तमाचा मारो, तो बेचारे जिसका तमाचा लगेगा, जिसके गाल पे लगेगा, उसको तो ज़्यादा चोट होगा, लेकिन जो हाथ पे तुम्हारा जो अपोजिट रिएक्शन होगा उतना नहीं, उतना चोट लगेगा तुम लोग को। अब देखो, अब यही चीज़ दीवार पे मारो, अब क्या करो दीवार पे मार के देखो, ठीक है, और तुम लोग ज़्यादा नहीं है तो क्या करना, घर पे कुछ हथौड़ा उथौड़ा रखा होगा, दीवार पे रख के उस पर मारना हथौड़े से, ठीक है, तो देखना क्या होता है, ट्राई करना। तुम करके ट्राई कर लेना जरूर। बट द इंटरनल फोर्स दैट इज म्यूचुअल एक्शन ऑफ ए बॉडी, दैट इज, लेकिन ये होता है, देखो कोई भी एक्शन किया जाए किसी पे तो उतना ही रिएक्शन देगा, ठीक है म्यूचुअल एक्शन ऑफ ए बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, दैट इज समेशन, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल एक्शन, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल एक्शन। दैट इज समेशन आर इक्वल टू 0। जब अंडर म्यूचुअल एक्शन इंटरनल फोर्स क्या हो जाएंगे, टोटल 0 हो जाएंगे, ठीक है। का तुम लिख लिए हो, गाना वाना तो नहीं लिख लिए? हाँ, इसी में लिख दो कि खाना कैसे बनाते हैं। मैथ की क्लासेस चल रही, होम साइंस की थोड़ी है, क्यों तुम लोग होम साइंस नहीं पढ़े हो? तब तुम लोग कुछ नहीं पढ़े हो, चलो। बट हम लोग के यूनिवर्सिटी में चल रहा है क्या, नहीं होम साइंस पीटेंगे मिशन शक्ति योजना गर्ल्स के लिए, ठीक है, तुम लोग भी चल रहा है। हाँ, मिशन सशक्तिकरण जो है, मतलब कैसे महिला उत्थान किया जाए, कि महिलाओं को बराबर दर्जा किया जाए पुरुषों के कंपेयर की। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, थोड़ा सा ये देखा जाता है ना कि पार्शियलिटी करते हैं, तो ये चीज़ को ना देख के कि मतलब जितना भी फ्रीडम मिले पुरुषों को उतना ही फ्रीडम मिले महिलाओं को, तो उससे ये चीज़ें होगी ना कि जो भारत की GDP होगी
वो बढ़ेगी। हकीकत में ये चीज़ रियल फैक्ट है। अभी महिलाएं बहुत जगह हैं, अब गाँव से अगर जो बिलोंग करते हैं, हम तो करते हैं, हमें पता है, गाँव में बच्चों को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है पढ़ने लिखने का। जैसे ही मतलब जो महिला होगी या जो लड़की होगी क्लास 12 तक 10 तक पढ़ेंगे, कहेंगे भैया बस करो, अब रहने दो, अब आगे शादी ब्याह करके भेज देंगे, नहीं पढ़ाए। ये होता है रियल फैक्ट। अब सोचो बेचारे मतलब जो पढ़ने वाली लड़की होगी, और वैसे भी देखो लड़की के अंदर बहुत हुनर होता है, मतलब एज कंपेयर वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। लड़के तो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं आलतू फालतू चीज़ें में। उनका हमें नहीं कह रहे, हम भी एक लड़के हैं, हम लड़कों का पक्ष मतलब इतना भी नहीं गिरे, लेकिन जो रियल फैक्ट है, तो महिलाओं को थोड़ा सा अगर हर एक जगह से मिल जाए कि बराबरी का दर्जा, तो बहुत आगे देश जाएगा। ठीक है, बहुत। और भी जगह देखो जो मतलब जो फॉरेन है, अमेरिका वहाँ ऐसा सब पार्शलिटी नहीं चलता, खाली यहाँ इंडिया में हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ कैंपेन चल रहा है। कैंपेन आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आके ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें, डेली लेक्चर हो रहा है, हम लोग को भी बैठना पड़ रहा है, यही सारी चीज़ें बताया जा रही है कि कैसे क्या किया जाए, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट करे कि ये जो महिलाओं के खिलाफ जो हरासमेंट हो रहे हैं, जो सारी चीज़ें हो रही है, वो रुक जाए, और महिलाएं भी एक खुले तरह, मतलब जैसे हम लोग व्यक्ति जैसे पुरुष जीते हैं कि कहीं 12 बजे रात में आए, 10 बजे रात में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे महिलाएं भी जाए, कहीं भी पढ़े, कहीं भी लिखे। इसी सारी मतलब क्या सुधार किया जाए, लोगों को विचारों को बदला जाए, लोगों को मतलब थोड़ा सा जागरूक किया जाए इन सब चीज़ें में। ठीक है, तो बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है, तो इससे तुम लोग को सीख, हाँ कुछ तो कदम उठाया जा रहा है। अगर कदम ही ना उठाया जाए तो फिर ऐसे ही कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, इतना जान लो। ठीक है, समेशन R इक्वल टू 0, हेंस फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट नहीं लिखे हो आप लोग, वो लिख लेना समेशन वाला इक्वेशन, समेशन M प्लस समेशन F प्लस समेशन R माइनस समेशन MF, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। जब समेशन R इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या होगा जी, समेशन F माइनस समेशन, लिख लो। इससे क्या बता रहा है कि F और MF का जो अलजेब्रिक सम है, टोटल फोर्स, वो क्या हो जा रहा है 0, तो समेशन F और MF वो सारे क्या हो जाएंगे इक्विलिब्रियम में। तो लिख लेना दैट इज समेशन F एंड समेशन MF आर इन इक्विलिब्रियम, आर इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर लिखना नीचे और एक्सटर्नल फोर्स दैट इज समेशन F R, भैया R कहें दिखवा लो, तुम बात ही नहीं समझ रहे। R एक्सटर्नल फोर्स, निधि के साथ चले जाना, बता तो देते एड्रेस दीपांजलि, चलो रहने दो। एक्सटर्नल फोर्स दैट इज समेशन F, हाँ अब तुम हमें ये मेरे पे ही ब्लेम करोगे। समेशन F, अच्छा ऐसे तो नहीं है, मतलब इतना धीरे से भी नहीं बोलते, सुनो कैपिटल R है, कहाँ कैपिटल R है, एक सेकंड, ये जब कैपिटल समेशन कैपिटल R इक्वल टू 0 पुट किए हैं, कैपिटल R 0 पुट किए हैं तो ये मिला है, और यहाँ से हम ये बताएं कि ये दोनों इक्विलिब्रियम है। उसके बाद में दैट इज, उसके बाद में क्या लिखे हो, अरे भाई चलो देखो सर पहले हम कंफर्म, हाँ कंफर्म क्या है, OR है, हद है, OR है, हाँ सही है,
ओ आर एक्सटर्नल फोर्स दैट इज summation f together, that is summation f together with reverse effective force, with reversed effective force, that is summation mf are in equilibrium, that is this is summation f are in equilibrium. बस हो गया। कहाँ आर एम एफ दैट इज समेशन एम एफ ए आर ई आर इन इक्विलिब्रियम। ये हो गया कंप्लीट, कुछ करना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट। आसान है कि नहीं? कुछ करना ही नहीं था ना, तुम लोग झूठी परेशान। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। कितना टाइम हो रहा जी? जनरल ये इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाला उसको इंपॉर्टेंट कर देना। ए डी लैम्बर्ट है, बहुत बार पूछा गया है, जो बताया गया है। कितना 6, 7, 10, 11 और भी सब देख लेना। ठीक है, एक्चुअली नए बुक है, इसमें देखें कितनी बार पूछा गया है। दीपांजलि पढ़ रही हो? टेस्ट देना इस बार, ठीक है? हाँ, ऐसे ना कि टेस्ट के दिन गायब हो जाओ तुम भाई। अच्छा, सही में? पढ़ो अच्छे से और टेस्ट सभी लोग देना। बस टेस्ट को यही मानकर चलना कि यही एग्ज़ाम है, बस इतना समझ में आया? क्योंकि आप लोग को पूरी अच्छी से तैयारी करा दिया जा रहा है ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट दो, और रिजल्ट देने के बाद भूल जाना तुम लोग। क्यों? अरे भूलना मत, याद रखना। थोड़ा सा क्रेडिट दे देना हम लोग को, ठीक है? चलो आजकल के बच्चे सेल्फिश होते हैं, नहीं? हाँ, काजल तो नहीं भूलेगी, काजल बताएगी। काजल जरूर अपना नंबर शेयर करेगी, हमें भरोसा है। क्यों काजल? जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन कितना नंबर पाई? फर्स्ट डिवीजन की नहीं, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। काजल तुम अपना राइटिंग सही करो, थोड़ा सा तुम अपने राइटिंग पे काम करो, ठीक है? बाकी सब कुछ सही है, थोड़ा सा राइटिंग इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। देखो, कोई भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अरे खाए हो मिठाई उठाई कि नहीं? मेला वाला एक सफ़ेद सफ़ेद मिलता है नहीं खाए हो? देखो वो खाई है तो वो भी रिजिड बॉडी है, मतलब रिजिड बॉडी तुम लोग खाए हो। चलो अब मान कर चल रहे हैं। चलो इधर देखो, शोर नहीं। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कौन कह रही है? अच्छा, अब खाई हो कि नहीं? खाई हो? चलो, इसका मतलब तुम लोग रिजिड बॉडी खाए हो। लिखो भाई, देखो इसमें हम लोग को कोई एक रिजिड बॉडी दिया जा रहा है, उसमें जो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा उसके बारे में पढ़ना। कुछ है नहीं, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। बस एक 60 तो है, सच में नहीं। अभी देखना, एक 60 ट्रिक बताएंगे याद करने का, अपने आप याद हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। चलो लिखो। क्या तो, अच्छा कहाँ डिफिकल्ट लगा बताओ, कहाँ पढ़ाएं, कहाँ डिफिकल्ट? अब भावना समझ में नहीं आया था? अरे इससे पहले जो पढ़ाए थे एलपीपी का
हाँ, ट्रांसपोर्टेशन और क्या पढ़ाए थे, असाइनमेंट। कितना आसान था, उससे आसान कुछ हो सकता है? खाली जोड़ना घटाना था। 2 + 2 4 है भैया, ये कौन नहीं जानता, सबको पता है। लग ही नहीं रहा तुम लोग बीएससी 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, क्यों? नहीं ऐसा मतलब जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है ऐसे लग रहा है कि क्लास 5-6 का क्लास चले, जोड़ना घटाना वाला जब वो पढ़ाया। चलो, लेट देयर बी ए पार्टिकल, लेट देयर बी ए पार्टिकल, लेट देयर बी ए पार्टिकल। अब लग रहा दीपांजलि के लिए हमको सिंगिंग उंगिंग सीखना पड़ेगा ताकि आवाज़ सुरीला निकले और इसके कानों तक पहुँचे, क्योंकि ये मैम की आवाज़ों को ज़्यादा फोकस कर पा रही है, मेरी आवाज़ गूंजती है। क्यों? लेट देयर बी ए पार्टिकल ऑफ मास m। किसका? क्यों? कैसे बेइज्जती? इज्जत ही कहाँ है, स्टूडेंट का कोई इज्जत थोड़ी होता है, हद है। कभी भी देखो इस चीज़ को मैं अब पहले ही बता दे रहा हूँ, जो ये सोचेगा कि भैया हम यहाँ ये चीज़ पूछ रहे हैं हमारा बेइज्जती हो जाए, या हम ये ना चीज़ पूछे क्योंकि हम सबकी नज़रों में गिर जाए, वो नहीं पढ़ पाएगा। मतलब ये जान कर चलो कि हमको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। अगर सीखना है तो सबको भूल जाओ, अपने आप में क्या, अपने आप को अकेला समझो। ऐसा सोचो कि मेरे कोई रिश्तेदार दोस्त यार सब है ही नहीं। जब ऐसा कोई है ही नहीं तो कोई फ्रीडम हो जाएगा, अपने आप पूछोगे, कोई इज्जत बिज्जत के डर ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो कोई हम अपने लाइफ में खुद बताएं, स्टूडेंट लाइफ में हम ऐसा क्वेश्चन पूछे थे सर से, तुम लोग 1-2 बार शेयर भी किए होंगे। नहीं शेयर किए थे, चलो हम शेयर नहीं करना है। हाँ लिखो, छोड़ो जाने दो। लेट देयर बी ए पार्टिकल ऑफ मास m सिचुएटेड एट XYZ। इधर देखो, ऐसे देखो, फिगर तुम लोग तो जान ही गए हो, इसके पहले भी बनाए थे। अरे भाई ये मान लो कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये कोई रिजिड बॉडी है, इसमें मान लो कोई पॉइंट P है XYZ और इसका मास मान लो m है। ठीक है, ये कोई भी 3 डायमेंशन में फिट कर दिए हैं, तो वही चीज़ है। लिखो, लेट देयर बी ए पार्टिकल ऑफ मास m सिचुएटेड एट x, y, z। एक पॉइंट होगा, ठीक है, एंड कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, ये उस बॉडी के लिए कौन सा फोर्स का काम करेंगे? एक्सटर्नल फोर्सेस का ना काम ही करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी फोर्स है। तो कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z बी द कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट पैरेलल टू द एक्सिस, एक्टिंग ऑन इट पैरेलल टू द एक्सिस। Then by D'Alembert principle, then by D'Alembert principle, whose components are देखना क्या हुआ, this is x minus m d2x by d2t, y minus m d2y by d2t and z minus m d2z by, ये 3 फोर्सेस के कंपोनेंट होंगे। ठीक है, ये कैसा इफेक्टिव फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स, ये सब स्मॉल ही तो होंगे। अरे वैसे ही स्मॉल ही तो लिखे हैं बेवकूफ। ठीक है, लिखो, देन बाय D'Alembert प्रिंसिपल द फोर्सेस हुज कंपोनेंट्स आर x minus m d2x by d2t, y minus m d2y by d2t, z minus m d2z by तुमको लेट नहीं होगा ना? लेट होगा तो निकल जाना। ठीक है, बस अभी आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? किधर तुम किधर जाती हो? तो उसको लेते जाना, तरंग तक छोड़ देना।
तो वहाँ तरंग से ऑटो मिल जाएगा, ठीक है, चल जाना साथ में। तुम तो यहीं रहती हो, अरे सर नहीं, मेरे पास तीनों लोग को लेके चले जाना, क्या हुआ, चलो। मोटी थोड़ी है। चलो चलो, अरे भाई दीपांजलि को हल्के में ले रही हो, अभी तुमको क्या पता। चलो, हमारा भी कहीं पकड़ा जाएगा तो फोन करेंगे तुम्हारे पास, ठीक है। ऐसा ना फोन में मत उठाना। उस समय हाँ, चलो नौबत आएगी ही नहीं। क्योंकि हम सिंगल आते हैं, सिंगल जाते हैं। चलो, कहाँ तक लिखे आप लोग? टुगेदर विथ सिमिलर, टुगेदर विथ सिमिलर, तो चले जाना इसके साथ, ठीक है। हाँ, वहाँ से ऑटो कर लेना। टुगेदर विद सिमिलर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द अदर पार्टिकल, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द अदर पार्टिकल ऑफ द बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। जल्दी लिखो, ऑफ द बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। हो गया, ऑफ द बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर सम ऑफ रिजॉल्व्ड, देयरफॉर सम ऑफ रिजॉल्व्ड, SUM, sum of the resolved part of these forces, along any three mutually perpendicular direction are zero, and also some of their movements about any line in zero, about any line is zero, about any line is zero, ठीक है। Hence we have the following 6 condition, hence we have the following 6 condition। That means ये कह रहा है कि ये जो कंपोनेंट्स हुए हैं ना, जब इनका सम किया जाए अलजेब्रिक सम, तो वो टोटल क्या आ जाएगा, जीरो, इक्विलिब्रियम में। सिंपल सी बात है, इसके पहले भी डी एलम्बर्ट में इनका अलजेब्रिक सम क्या आया था, जीरो ही ना, वहां से कॉन्सेप्ट लिया गया। तो दिस इज समेशन x माइनस m d2x, दिस इज स्मॉल x, ठीक है। दिस इज समेशन y माइनस m d2y बाई d2 इक्वल टू 0 एंड समेशन z माइनस m। टेस्ट तुमको भी देना, आपसे गायब मत हो जाना, घर से बुला लेंगे, जान लो। आर, देखो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर दिस इज समेशन m d2x, और ऐसे नहीं, तैयारी के साथ पूरा देना है टेस्ट, कि नहीं सो के उठ के आ गए टेस्ट दे दिए, ऐसे नहीं, पूरा तैयारी के साथ। और इसमें फेल करेंगे आप लोग नहीं, जो एक नंबर मतलब एक गाइडलाइन देंगे कि इतने नंबर के नीचे रहेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो फेल पास भी ध्यान में रखना है। यही क्या है, 1 2 3, 3 यहाँ से 3 उसी को 3 रिप्लेस कर दिया गया है।
अब जो इक्वेशन हम लोग को लिखना है रिजिड बॉडी का, जनरल इक्वेशन ऑफ रिजिड बॉडी क्या है, मिल रहा है। अब धीरे धीरे देखो, और जो टेस्ट नहीं देगा, हाँ अभी तुम जमा नहीं किए हो। ये सही रिप्लाई की। हम जान रहे हैं तुम्हारा गुस्सा कहाँ निकल रहा है एक्चुअली। ये मैकेनिक्स के लिए बोले थे ना तुम दीपांजलि, किसके लिए बोले थे? मैकेनिक्स के लिए। समय ही नहीं मिला। बन गया कि नहीं तुम्हारा? तुम्हारा दोनों लोग का नहीं बना अभी। अरे वो असाइनमेंट क्या बोलते हैं, जो प्रैक्टिकल फाइल, हाँ लिख लेना उसी में से, ऐसा लिखना कि जो तैयार हो जाए। लिख लीजिए आप लोग, लिखो। उसके बाद आल्सो टेकिंग मोमेंट अबाउट द एक्सिस, also taking moment about the axis we have, also taking moment about the axis we have, ठीक ना? this is x y z, ऐसे याद कर लेना तुम लोग, ठीक है? x माइनस m d2x by d2t अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने जा रहा है। ये सारे एक्स वाई जेड क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ही है ना, और ये सारे कंपोनेंट है फोर्सेस के, दिस इज, ठीक है? अब देखना कैसे लिख रहे हैं, अबाउट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा जो इक्वेशन ऑफ रिजिड बॉडी मिलेगा वो क्या होगा, देखना ध्यान से। पहले क्या लिखो, समेशन पहले लगाओ, ठीक है? फिर बड़ा ब्रैकेट जो भी ऐसे, अभी लिखना है, रुक जाओ समझा दे रहे हैं। पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है ना, तो भूल जाओ एक्स एक्सिस को, वाई दिस माइनस दिस, तो क्या लिखेंगे, वाई जेड माइनस एम डी टू जेड अपान डी टू टी माइनस दिस इज जेड वाई माइनस, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0। अरे जब समेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 अबाउट एक्स एक्सिस। अब देखो, अरे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर निकालना है ना तो इसको भूल जाओ, और कैसे खोलते हैं, ऐसे देखना, दिस इज आई जे के, याद करना डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है? 3 क्रॉस 3 का। अब देखो, अब हम लोग को अबाउट वाई एक्सिस से निकालना है, तो ये माइनस होता है ना, लेते हैं तो चाहे माइनस लिखो और चाहे उल्टा। अरे इसको तो ऐसे ऐसे लिए थे ना, अब वाई वाला क्या करना, उल्टा ले लेना। तो पहले इसका इधर से नहीं मल्टीप्लाई होगा, पहले इधर क्या होगा, जेड वाई के साथ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो चाहे माइनस लिखो, माइनस ना लिखने की वजह से, बचने की वजह से हम लोग उल्टा, यहाँ क्या लिखेंगे, जेड एक्स माइनस एम डी टू एक्स बाई डी टू टी, और एंड क्या होगा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई माइनस एम डी टू वाई बाई, क्या हुआ, कहाँ जेड माइनस, कहाँ जेड माइनस, कहाँ जेड, अच्छा एक सेकंड, यहाँ जेड और दिस इज यहाँ, क्यों? और गलत है क्या कहीं, रुक जाओ भाई, एक्स दिस इज नीचे वाला, तो
क्या दिक्कत है? अच्छा ये देखो पहला वाला लाइन के लिए क्या करना है, y मल्टीप्लाई माइनस दिस। अब जब इसके अलावा y एक्सिस के अलावा निकालें तो इसको भूल जाओ। अब उल्टा चलो इसमें, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 क्रॉस 3 का तो बीच वाला जो रहता है वो माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस तो ले लिए माइनस। अब ये क्या करेगा, चाहे माइनस आगे लिखो चाहे आगे माइनस लिखो, और नहीं तो क्या करो उल्टा ये सबसे कर दो। उल्टा मतलब क्या, अब ये यहाँ से चल जाएंगे पहले, मतलब पहले ऐसे चलते थे ना, लेकिन अब यहाँ से ये, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसको क्योंकि उधर 0 है निकालोगे तब भी वो इक्वल टू आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये अबाउट क्या हो जाएगा, अबाउट, अब जेड एक्सिस के अलावा क्या होगा देखो, जेड ये भूल जाओ, दिस एक्स वाई माइनस एम डी टू वाई बाई डी टू टी, यही आएगा। y दिस इज x माइनस एम डी टू, पढ़ लेना अच्छे से, यही है जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन अबाउट z एक्सिस। ऐसे उसमें भी याद किए होगे ना, स्टैटिस्टिक में जो फोर्स इन 3 डायमेंशन में भी नहीं याद किए हो, लिखो अभी भी बचा है थोड़ा सा, लिखो यहाँ तक। ऐसे डिटर्मिनेंट कहाँ, कॉमा है, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कर्ली ब्रैकेट लगा लो। जल्दी ले लिखो। क्या हुआ, लिखो, हो गया। अब इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं हम, y z, चलो इसी को देखो ध्यान से, मिटाएं, ये याद हो जाएगा ना। अरे तो फोन से हमको लगता है कभी कभी फोन बना के बहुत बड़ा गलती हो गया, क्यों? हाँ जी, ये तो हम सोचे ही नहीं, कैसे सोच लेती हो तुम? हाँ ये देखो हो गया बहुत। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये तो मिटा दिए ऊपर वाला, चलो लिख रहे हैं हम, लिख दे रहे हैं आर इसी को समेशन एम। क्या कर रहे हैं कि देखो ये वाला टर्म्स उसमें होगा, फर्स्ट वाले में उसको एक साइड रख रहे हैं और बाकी उसको उधर साइड भेज रहे हैं, तो जो मिलेगा देखना क्या मिलेगा, दिस इज एम वाई डी टू जेड बाई डी टू टी माइनस जेड। हम तो परेशान हो जाएंगे। अच्छा हाँ जी, कैसे सोच लेती हो तुम? चलो हमको तो इतना दिमाग में ही नहीं आया। दीपांजलि लग रहा है आज क्या खा के आया, इसका ज़्यादा दिमाग काम कर रहा है। देखो दिस इज समेशन वाई जेड माइनस जेड वाई। देखो अरे भाई इसको क्या करो, दिस
एक साइड रहने दो और उसको उधर भेजो तो वही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? स्मॉल समेशन वाई जेड माइनस जेड वाई। ठीक है, और इधर m वाला कॉमन करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, ऐसा दूसरा वाला m दिस इज जेड d2x बाई d2t माइनस x जेड, ऐसे d2z बाई समेशन दिस इज जेड x माइनस x जेड। ठीक है, ये स्मॉल जेड है, ये कैपिटल, जो कैपिटल है वो फोर्स है और जो स्मॉल वाला हो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। ठीक है, ध्यान से। एंड दिस इज स्मॉल m x d2y बाई d2t माइनस y d2x बाई d2t एक्स वाई माइनस वाई एक्स। एक लिख लोगे, एक याद रहेगा। इसी को क्या करना? अल्टरनेट करना। कैसे? देखो यहाँ y है तो y के बाद कौन सा आएगा टर्म? z है तो यहाँ क्या हो जाएगा? z। और यहाँ z है तो z के बाद क्या आएगा? x। ऐसे साइकिल में बनाओ, x y z। x के बाद कौन सा टर्म आएगा? y। y के बाद कौन सा टर्म आएगा? z। और फिर z के बाद क्या आएगा? x। तो एक कोई भी याद रहेगा तो y के बाद कौन सा आएगा? z के बाद क्या आएगा? x, z के बाद क्या आएगा? x, y के बाद क्या आएगा? z, y के बाद क्या आएगा? z के बाद क्या आएगा? x, z के बाद आएगा x, y के बाद आएगा कैपिटल Z। ठीक है, बस एक याद रहेगा तो दोनों अपने आप लिख लोगे अल्टरनेट करके। ठीक है, लिख लो। समझ में आ गया? तो तीन यहां से और तीन ऊपर से, अरे तीन यहां से मिले और तीन नीचे इसके पहले वाले 6 मिले टोटल। ठीक है, तो ऊपर वाला जो लिख लेना, ऊपर का स्टार्टिंग का जो एकदम लिखाए थे, कौन कौन सा? समेशन m d2x बाई d2t इक्वल टू समेशन x। पहले लिख लो इतना। तो तुम नहीं गई थी क्या कॉलेज? अच्छा, वही तो, दोनों लोग बिना अच्छा। काजल तुम नहीं जाती हो कॉलेज वॉलेज? हाँ, क्या पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में? क्या पढ़ाया जा रहा है? फोर्स पिच उच पढ़ा दिए? ब्रेंच पिच सब समझ में आ गया? और कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चल रहा है, फोरियर सब खत्म हो गया। और मैट्रिक्स बेस में बेसिस एंड एग्जाम्स अभी तो बहुत पीछे हैं। हाँ, अभी तो नहीं हुआ है। तब तो तुम लोग तो बता ले जाते, तो बता लेते होगे तुम लोग दनादन कि नहीं बता पाते? चलो इक्वेशन फर्स्ट लिखो, ये वाला, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। कौन कौन सा? अरे जो लिखाए थे ये आर करके कि समेशन m d2x बाई d2t इक्वल टू समेशन कैपिटल x, तीन मिले थे ना, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। या इक्वेशन, हाँ वही कौन सा नहीं मिला तुमको? हाँ, उसको इक्वेशन फर्स्ट मानो या ए, और इसको इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन बी, जो भी। ठीक है, इक्वेशन सेकंड मान लो। तीन वहां से, तीन यहां से, तो टोटल 6 इक्वेशन मिले। 6 इक्वेशन मिले किसका? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, तो लिख लो इक्वेशंस इन फर्स्ट एंड सेकंड। जो ए भी लिखा होगा वो ए एंड बी लिख लेगा। इक्वेशन इन फर्स्ट एंड सेकंड आर द 6 इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। ठीक है,
नेक्स्ट लिखो। किसी को कोई प्रॉब्लम? ट्रिक भी बता दिए हैं, कितना आसान है। कुछ है जी? अब क्योंकि टाइम नहीं है, थोड़ा तेजी से चलना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। फॉर फाइनाइट फोर्सेस, ब्रैकेट में लिखना, फॉर फाइनाइट फोर्सेस। कुछ है नहीं, बस सिंपल सा छोटा सा है। लिखो लेट द एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कुछ लोग 12th में पढ़े होगे तुम लोग, क्यों? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जड़त्व आघूर्ण का नियम नहीं पढ़े हो? भूल गया, पढ़ लेना। लिखो, अभी याद आ जाएगा। लिखो, लेट द एक्सिस ऑफ एक्स, let the axis of x to be such that the sum of the resolved part of the external forces। आज हमको भी लग रहा है मेरी आवाज गूंज रही है। अच्छा, कमरा ही ऐसा है, क्यों? Resolve part of the external forces parallel to it, अगर ये रफली तुम लोग फिजिक्स पढ़े होगे तो जान रहे होगे, दो तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं, मतलब दो तरह के सतह पे, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है रफ मिरर। तो रफ मिरर में बहुत कम रेयर केस में होता है रिफ्लेक्शन। रफ मिरर मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ, समझ रहे हो। अब प्लेन मिरर भी मतलब समझ रहे होगे। तो इन जनरल मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि अगर ये प्लस्तर उलस्टर ये पेंटिंग वेंटिंग नहीं हुआ था तो आवाज़ गूंजता नहीं, ज़्यादा नहीं गूंजता, कम गूंजता। ठीक है, पर्दे पे भी कम, अगर चारों तरफ से। तुम लोग पढ़े होगे फर्स्ट ईयर में अल्ट्रासोनिक वेव, तो उसमें फिजिक्स में वेव एंड ऑसिलेशन में, उसमें पूरा ये चैप्टर ही है पूरे बारे में कि कैसे कैसे क्या होता है सारी चीज़ें। लेट द एक्सिस ऑफ एक्स टू बी सच दैट द सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू इट is 0 throughout the motion. It is 0 throughout the motion such that ये समेशन x इक्वल टू 0 ऑलवेज। जब समेशन देखना ध्यान से, जब समेशन x 0 होगा, अब बाई अभी इक्वेशन फर्स्ट से ये जो होता है ये किसके इक्वल होगा जी? समेशन m d2 x बाई नहीं होगा। अरे ये दोनों इक्वल होता है अभी इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज d बाई डी टी, बाहर कर ले रहे हैं समेशन m dx बाई डी टी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर देंगे। जब दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा जी? दिस इज m dx बाई डी टी। अरे इधर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट।
समेशन एम, और समेशन एम को कैपिटल एम से लिख देते हैं। दिस इम्प्लाई दैट कैपिटल एम, हाँ बोलो। और क्या, हाँ मास ही तो चेंज होगा। तो कैपिटल एम डी एक्स बार अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लिखो, बता रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। वेयर कैपिटल एम इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, where capital M is the total mass of the body, x bar is the coordinate of the center of gravity। ये तो पढ़ाया गया था, x bar is the coordinate of the center of gravity। देखो, the equation first shows that the total momentum of the body कुछ याद आ रहा है तुम लोग को? फोर्स से हम लोग क्या पा गए? हद है भैया, हाँ, दिस इज V, दिस इज M, P बराबर mv, यही तो होता है मोमेंटम। The equation first show that the total momentum of the body, तो ये क्या हो रहा है कि थ्रू आउट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थ्रू आउट ये हमेशा क्या हो जा रहा है, मोमेंटम कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो लिखो, द इक्वेशन फर्स्ट सो दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, throughout the motion. This is principle of conservation of linear momentum. This is throughout the motion. This is principle of conservation of हाँ। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पूछा गया है 2012 में पूछा गया है, इसीलिए पढ़ा दे रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं छूटेगा कि जो आया है वो पढ़ाया ना जा रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, देखो ये क्या होता है बेटा जी, हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि थ्रू आउट अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशंस होगा, मतलब मोशन करे, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बस ये तो जाके सब तैयार कर लेना, छोटा छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी 2012 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है और यही लास्ट है, इसके बाद छोड़ दे रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। चलो लिखो, इसलिए बोलते हैं, देखो अभी हम पहले से ही डरा दे कि ये बहुत टफ है, तो तुम लोग के माइंड में बैठ जाएगा, जब सर को टफ कह रहे हैं, सर टफ कह रहे हैं, तो वाकई में टफ होगा। और हम इसलिए बोलते हैं आसान हो, तुम लोग हाँ सर जब बोल रहे हैं तो बहुत, वैसे देखो कोई भी चीज़ देखा जाए तो टफ नहीं अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक है। तुम लोग पढ़ाए होंगे LPP पढ़ाए, मैकेनिक्स और कॉम्प्लेक्स भी, अगर जिस चीज़ को अच्छे से मन से पढ़े होगे ना वो ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा आसान लगा होगा। सिंगुलैरिटी तुम लोग मन से पढ़े ही नहीं, इसीलिए सिंगुलैरिटी तुम लोग को डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है। बाकी सब तो आसान ही लग रहा है। तो नहीं, एक बार क्या करना, जो चीज़ें टफ लग रही है उसको अपने मन से पढ़ना, सब आसान है। सोचो आसान नहीं है तो क्यों दिया जाता सिलेबस में, हाँ। चलो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी देखो, बाई डी एलम्बर्ट, रुक जाओ अभी, बाई डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल जो फोर्सेस के कंपोनेंट मिले थे वो क्या मिला था, x माइनस एम डी टू एक्स बाई डी टू वाई माइनस एम डी टू वाई बाई डी टू। लिखो बाई डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, बाई डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल
बाय डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल्स। तुम तो घर पे मम्मी पापा को भी परेशान कर देती होगी। मम्मी कहते होगी कि दीपांजलि ये काम करो, तो कहते होगी क्या? मेरे पापा भी ऐसे हैं, उनको कोई बात बोला जाए अगर तो पहली बार में नहीं सुनेंगे, मतलब सुनेंगे तब भी उनका आदत हो गया पूछने का क्या, मतलब कुछ भी बताया जाए तो एक बार जैसे बोला जाए, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, हमें नहीं कर रहे तुम, मतलब तुम सही हो, ठीक है तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने खुद पापा की बात कर रहे हैं। हकीकत है इस चीज़ को लिए उनको हम लोग बहुत डांटे कि मतलब कोई बोल रहा बंदा तो एक बार में आप समझ जा रहा है, फिर भी उस चीज़ को दोबारा सुनने के लिए मतलब कहते क्या क्या, ठीक है तुमको नहीं सुनता, तुम दिल पे मत लेना, तुमको नहीं कुछ कह रहे हैं, ठीक है। तुम अच्छी बच्ची हो। बाय डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल वी नो दैट द फोर्सेस x माइनस m d2 बाई d2t y माइनस m सबके जगह मतलब कुछ ना कुछ ये होंगे, ठीक है। acting at the point x, y, z, acting at the point x, y, z and similar forces acting on other particle and similar forces acting on the other particle of the system। आज तुम्हारा बर्थडे था क्या जी? आज तुम्हारा बर्थडे था क्या? अच्छा हाँ, लेकिन तुम तो पार्टी वार्टी दी हुई थी और सब लोग कंजूस से खिलाए ही नहीं कुछ। इसका तुम्हारा है? बर्थडे मनाना नहीं चाहिए। चलो खुशी की थोड़ी बात है, बताओ एक साल कम हो जाएगा। वैसे भी हाँ तुमको बहुत याद है हाँ। कहाँ तक लिखे आप लोग? ऑन द अदर पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। वैसे भी इंसान की जो ज़िंदगी होती है, मतलब कितना तपस्या करने के बाद इंसान की ज़िंदगी मिलती है, उसमें भी हर एक दिन गुजर रहा, हर एक सेकंड गुजर रहा, मतलब आपके लाइफ एक तो लिमिटेड लाइफ है, वो भी पता नहीं कि कब तक जिएंगे कब तक मरेंगे, कुछ पता है? मतलब ये है कि लिमिटेड है, अमर थोड़ी है भैया एक समय के बाद तो मरना ही है सबको, ठीक है। अब देखो उसमें में से भी एक साल गुजर जा रहा है, ये तो हमको पता चल रहा है। बर्थडे जब आता है तो ये पता तो चल जाता है कि भैया एक साल तो हमारे लाइफ का गया ख़त्म। तो इसमें खुशी की बात थोड़ी हुई, ये तो दुखी की बात हुआ ना। चलो तब अब बर्थडे मत मनाना, दुखी की बात है। अच्छा हाँ, मैं अपना पॉइंट व्यू रख रहा हूँ, सबका अलग अलग पॉइंट व्यू होता है, ठीक है। तुमको बड़ा जल्दी है, लिखो। अदर पार्टिकल ऑफ द सिस्टम आर द सिस्टम ऑफ फोर्स ऑफ इन इक्विलिब्रियम। हो गया? सिस्टम पार्टिकल ऑफ द सिस्टम आर ए सिस्टम ऑफ फोर्स, हाँ ARE आर ए सिस्टम ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम। अब देखो आप लोग, ये सारे फोर्सेस हैं, ठीक है। अब मान लो x, ये x एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस है और ये z, तो हम मान लेंगे डेल्टा x विद ए स्मॉल डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस, डेल्टा y विद ए स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y डेल्टा z। तो
वर्चुअल वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल का जो अलजेब्राइक सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, वर्चुअल वर्क यही तो पढ़े थे आप लोग, तो लिखो, क्योंकि अभी तो बताया है ना, यहाँ पे दीवार पे लगाओगे कितना भी बल लगाओगे तो कुछ वर्क होगा नहीं ना, मतलब जो भी होगा एक आभास, वर्चुअल वर्क 0 होगा, लेकिन आभास होता है कि हम लोग बल लगा रहे हैं, कार्य हो रहा है, बल लगा रहे हैं हम लोग को आभास होता है, वर्चुअल मतलब क्या, आभासी, लेकिन एक्चुअल में वो कार्य नहीं होता है, इसीलिए 0। तो लिखो आप लोग, कहाँ तक लिखे, लेट डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई, दिस इज डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई कॉमा डेल्टा जेड एंड कॉमा डेल्टा जेड स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट of the particle of mass m at x comma y comma z, at x comma y comma z। ठीक है, हो गया। consistent with geometrical condition, consistent with the geometrical condition of the system at the time t, then by principle of virtual work, ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, देखो उसमें पीछे कंडीशन लिख लो, ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम एट ए टाइम t, देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वी हैव, देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वी हैव, दिस इज x, दिस इज m d2x बाई d2t, और ये क्या होगा, डेल्टा x प्लस वाई माइनस एम डी टू वाई बाई, यहाँ क्या होगा, डेल्टा y प्लस दिस z माइनस एम डी टू वाई बाई डी जेड टू, और ये डेल्टा z, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो क्योंकि इधर बड़ा लगा है। अब क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, अच्छा हाँ, ये d2z, ये d2t होगा, d2z तुम लोग बता ही नहीं रहो, तुम लोग परीक्षा में पास फेल हो गए, परीक्षा लेते रहते हैं। चलो अब क्या कर रहे हैं, देखो ये इसको और इसको चाहे इधर भेजो चाहे उधर भेजो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कैसे लिख रहे हैं देखना ध्यान से, दिस इज समेशन, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, दिस इज m, डायरेक्ट लिख रहे हैं d2x बाई d2t, और क्या हुआ, d2t, और ये डेल्टा x अंदर आएगा इसमें, तो क्या कर रहे हैं, सब में dt से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये डेल्टा x किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, देखना ध्यान से, dx बाई dt प्लस, अब ये वाला लिख रहे हैं d2y बाई d2t इंटू dy बाई, ये डेल्टा y इंटू डेल्टा t प्लस m, ये m कहाँ से आ गया है, d2z बाई dz बाई dt, और देखना इसको ऐसे इधर ही रहने दे रहे हैं, बस उसको उधर भेज दिए हैं। ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिए हैं, और इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, दिस इज समेशन, देखना x और ये डेल्टा x मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि दोनों तरफ dt से डिवाइड करते, तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt प्लस y dy बाई, समझ में आया कि नहीं, अरे कुछ किए नहीं है, इसको राइट साइड भेज दो। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा एक्स दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या करें, दोनों तरह से dt से डिवाइड करेंगे, तो ये तुम्हारा टर्म मिलेगा d2x, ये डेल्टा x dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो dx बाई dt प्लस d2y बाई d2t
अब देखो तुम लोग कुछ इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से, ऐसा किए बहुत हम लोग। इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी डी एक्स बटे डी टी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो खत्म, कोई दिक्कत, लेकिन 2 आएगा ना तो 1/2, अरे अब इसको डिफरेंशिएशन करो तो यही आएगा, कैसे देखो 1/2 पहले बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा 2/2 और क्या हो जाएगा dx बटे dt, फिर इसका t के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा d2x/dt, यही टर्म आया ना। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, देखना ध्यान से, फाइनली आएगा 1/2 समेशन m, दिस इज dx बटे dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर प्लस, और इधर क्या आएगा जी राइट साइड में सेम समेशन, इधर क्या आएगा इंटीग्रेशन में x dx प्लस y dy प्लस z dz, क्योंकि देखो जो इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो dt आएगा तो tt सब क्या होगा कैंसिल कर देगा, तो वहाँ इंटीग्रेशन में बचेगा समेशन x dx प्लस y dy, यही लिख लो, बस हो गया। थोड़ा सा 2 लाइन लिखवा दें, आसान है कि नहीं, बस सेटअप करना है थोड़ा सा। अब टेस्ट है आप लोग का, तो ये पूरा जान लीजिए कंप्लीट हो गया है, जो जो पूछा गया है सब, और जो नहीं पूछा गया जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो भी सब पढ़ा दिया गया है। तो जितना बनाए उतना फॉलो करना, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो कुछ बच्चे होते हैं, हकीकत बता रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि कहते हैं कि कूद के यहाँ से पढ़ ले, कूद के यहाँ से पढ़ ले, कूद के यहाँ से, उनके साथ ही ऐसा होता है। मान लो अब कूद के यहाँ से पढ़ोगे वो छूट जाएगा, जो 4 बताएं उसको अच्छे से पढ़ लो, पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, 3-4 साल 5 साल का पेपर उठाओ और जितने भी क्वेश्चंस आए एक जगह नोट करके उनका सलूशन लिखो, नोट से भी उसको पढ़ो, अभी बहुत टाइम, अगर पढ़ लोगे ये सारे कह रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ अच्छे से पढ़ो, और जो पढ़ाएगा वो उतना पढ़ के जाओगे ना तो टॉप कर जाओगे, हकीकत में बता रहे हैं, कुछ है नहीं। अब कितना सारा टाइम है तुम लोग के पास, सोचो, मतलब हम लोग को तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है। हकीकत में बताएं, हम वैसे 3rd ईयर में मैं बेला में कोचिंग किया था, मैं मेरा जो कॉलेज था सौरथगढ़ सीपत पीजी कॉलेज था, तो क्या हुआ सीपत डिग्री कॉलेज था, तो वहाँ सिद्धार्थनगर में, तो मैं यहाँ बेला में आया था, तो मैं दिसंबर में ही चला गया था, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम फरवरी मार्च में हो जाता था उस समय हम लोग का, अभी भी होता था, हम फरवरी मार्च में ही होता, मतलब मार्च से हो जाता था अप्रैल तक ख़त्म हो जाता, तो हम दिसंबर में चले गए, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमको भैया सेल्फ पढ़ना है। तो यहाँ कुछ पढ़ाया ही नहीं गया था, हकीकत खाली सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ाया गया था और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2 ही चैप्टर पढ़ाया गया था, और जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पता है क्या पढ़ा गया था, वही रेजिड्यूज चल रहा था, उधर का पूरा फोरियर छूटा था, उधर का पूरा सीओ भी छूटा था, और इधर का खाली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब कहीं भी कोचिंग में जाओ तो पहले बहुत स्लो चलते हैं, लास्ट में सब कवर कराते हैं धीरे धीरे, तो वो सारी चीज़ें हम खुद सेल्फ से पढ़े, मतलब सेल्फ पढ़े थे सारी चीज़ें, ठीक है, खुद से। तो अभी सोचो जो चीज़ें नहीं मान लो 1-2 छूट भी गया तो उसको खुद से पढ़ो, क्योंकि सारा चीज़ें देखो अगर आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। अब डिपेंडेंट ही नहीं, मान लो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए कॉम्प्लेक्स में भी, तो 1-2 नहीं आ रहा है तो उसको खुद से सॉल्व करो भाई, सारा ही करा देंगे यहाँ हम करा देंगे तो फ़ायदा क्या होगा, आप लोग खुद से दिमाग ही नहीं चला पाओगे। तो वही चीज़ें है कि हम स्टार्टिंग में मतलब दिसंबर तक मान के चलो बहुत कम पढ़े थे, 20% सिलेबस पढ़ के गए थे, फिर हम अपना पढ़ा स्टार्ट किए, अच्छा नंबर भी आया, 3rd ईयर मेरा सबसे अच्छा नंबर आया था एज कम्पेयर 1st ईयर 2nd ईयर में। तो ठीक है, तो आप लोग बहुत टाइम है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी से पढ़ो, लग जाओ। चलो लिखो थोड़ा सा, उसमें 1-2 लाइन लिख लेना, लिखो दैट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। एक सेकंड, कहाँ तक लिखे आप लोग, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं ना, और देखो एक टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दे रहे हैं कि जैसे
जो डेफिनेट इंटीग्रल बना दे रहे हैं, क्योंकि इनडेफिनेट बनाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो डेफिनेट मान लो विद रिस्पेक्ट टू T1 T2, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगा T1, अपर लिमिट क्या होगा T2। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv², यही होता ना 1/2 mv², ये सारे वेलोसिटी है ना, तो ये क्या है काइनेटिक एनर्जी है ना। तो लिखो, हाँ लिख लो T1 T2, हाँ उस पर भी लिमिट होगा, लिख लो, कोई जरूरत नहीं, लिख लो मन करे लिखो। दैट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम टाइम T1 to time T2, from time T1 to time T2 is equal to the work done by the external force, work done by the external forces on the body from the, कहाँ तक लिखे बताओ, by the external forces on the body from the configuration of the body, from the configuration of the body at time T1, to the configuration at time T2, to the configuration at time T2, this is called the principle of energy. This is called the principle of energy. लिख लो। अब आप लोग याद है ना, टेस्ट का वैल्यू कंप्लीट भी हो गया है, यहाँ लिख दे रहे हैं। टेस्ट जो है 2 से लेके 5 अप्रैल 3 टेस्ट है। कौन सा FLT फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। कब एक होगा पहला वाला OR, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा मैकेनिक्स। हम नहीं सुनना चाहते कि सर टेस्ट पोस्टपोन कर दीजिए, या पढ़े नहीं है, या समय नहीं, पूरा समय है, होली खेलो जो भी मन करे कर, हमको नहीं, बस टेस्ट देने आना है और सबको अच्छा रिजल्ट देना, ठीक है। हाँ नहीं तो फिर पिटोगे। अरे लिखा नहीं उन लोग को, भाई वीडियो पॉज करके वो लोग लिख ले।